हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमारी चर्चा चल रही थी मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों के ऊपर। हमने जाना था कि स्वतंत्रता के विभिन्न पक्षों की व्याख्या जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा किस प्रकार की गई है। खासतौर से वैचारिक स्वतंत्रता के समर्थन में उसके द्वारा क्या तर्क दिए गए हैं, ये हमने जाना था। आज हम देखेंगे कि स्वतंत्रता का जो दूसरा रूप या प्रकार उसके द्वारा बताया गया है वो है कार्य की स्वतंत्रता। ये कार्य की स्वतंत्रता क्या है और किस सीमा तक व्यक्ति को प्राप्त होनी चाहिए, इसके विषय में मिल ने बड़े सुव्यवस्थित ढंग से विचार किया है। उसकी मान्यता है कि वैचारिक स्वतंत्रता और कार्यगत स्वतंत्रता ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और इनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर हम स्वतंत्रता पूर्वक विचार करते हैं लेकिन उस विचार को कार्य रूप में परिणत करने की स्वतंत्रता हमें प्राप्त नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उस स्वतंत्रता का, उस वैचारिक स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं रह जाता। यानी वैचारिक स्वतंत्रता अपूर्ण है कार्यगत स्वतंत्रता के अभाव में। मिल ये कहता है कि स्वतंत्र कार्य के अभाव में स्वतंत्र चिंतन वैसा ही है जैसे कोई पक्षी उड़ना तो चाहता हो लेकिन उसके पंख उसे उड़ने नहीं देते। तो कार्यगत स्वतंत्रता वैचारिक स्वतंत्रता का ही विस्तार है, ऐसा मिल के द्वारा माना गया। यानी व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए जो कुछ वो कार्य करना चाहता है उसे कार्य करने की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन यहां पर मिल ने कार्यगत स्वतंत्रता को कुछ हद तक सीमित करने की बात कही है। वो उस रूप में कार्यगत स्वतंत्रता को निर्बाध या प्रतिबंध रहित नहीं बनाना चाहता जैसी वैचारिक स्वतंत्रता की बात वो करता है। यानी कार्यगत स्वतंत्रता पर, व्यक्ति के कार्य करने की स्वतंत्रता पर वो कुछ दृष्टियों से प्रतिबंध लगाना चाहता है। किन दृष्टियों से? वो कहता है कि अगर व्यक्ति के किसी कार्य से संपूर्ण समाज का अहित होता हो और स्वयं उसका भी विकास बाधित होता हो, तो ऐसी स्थिति में राज्य हस्तक्षेप करके व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है। जैसे कोई व्यक्ति ये दुहाई दे सकता है कि यदि वो मदिरा पान कर रहा है तो ये उसका निजी कार्य है, इससे समाज को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और ऐसा तर्क देकर वो खूब ज्यादा मदिरा पान करता है। लेकिन भले ही उसके द्वारा ये तर्क दिया जाए कि ये निहायत निजी कार्य है, उसका मदिरा पान इतना ज्यादा बढ़ जाता है यदि कि उससे परिवार के लोग, समाज के लोग दुष्प्रभावित होने लगते हैं। वो शराब के नशे में समाज में अशांति उत्पन्न करता है या परिवार की आर्थिक स्थिति उससे प्रभावित होने लगती है, तो ऐसी स्थिति में समाज और राज्य दोनों उस व्यक्ति को रोक सकते हैं, ऐसा करने से मना कर सकते हैं। वर्तमान समय में हम जो विभिन्न राज्यों में स्वतंत्रता की स्थिति देखते हैं, कार्यगत स्वतंत्रता की स्थिति देखते हैं, वो ऐसी ही स्वतंत्रता की धारणा पर आधारित है कि राज्य और समाज कुछ परिस्थितियों में व्यक्ति की कार्य करने की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर सकते हैं, उस पर नियंत्रण लगा सकते हैं, सशर्त प्रदान कर सकते हैं। कौन से आधार हैं? किन आधारों पर कार्यगत स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है? मिल ने उन आधारों की चर्चा की है। जैसे सबसे पहले उसने ये बताया कि अगर कोई व्यक्ति
ऐसा कार्य करता है जिससे दूसरों को हानि पहुंचती है, दूसरों की स्वतंत्रता संकट में पड़ती है या दूसरों के कार्य में बाधा पहुंचती है, दूसरों के व्यक्तित्व का नुकसान होता है, तो ऐसी स्थिति में राज्य और समाज उसके उस कार्य को प्रतिबंधित कर सकते हैं। दूसरा आधार उसने बताया कि अगर व्यक्ति के किसी कार्य से आंतरिक शांति और सुरक्षा भंग होती है, तो ऐसी स्थिति में राज्य या समाज उस कार्यगत स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर सकता है। जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि किसानों का आंदोलन चल रहा है और जगह-जगह बॉर्डर पर रास्ते रोके गए हैं। किसान ये दुहाई दे सकते हैं कि लोकतंत्र में ये उनकी विचरण की स्वतंत्रता है, उनकी कार्य की स्वतंत्रता है, विचार की स्वतंत्रता है, वो कहीं भी जा सकते हैं और अपने समर्थन में कोई भी भीड़ जुटा सकते हैं। ये स्वतंत्रता की दुहाई उनके द्वारा दी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर एक मॉब के रूप में, एक बहुत बड़ी संख्या, भीड़ के रूप में किसी स्थान पर एकत्रित होना, वो भी किसी कानून का विरोध करने के लिए, तो ये एकत्रित होने की स्वतंत्रता या संघ बनाने की स्वतंत्रता या घूमने फिरने की स्वतंत्रता इस दृष्टि से प्रतिबंधित की जा सकती है और की जा रही है कि उससे आंतरिक शांति और सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में राज्य के द्वारा, समाज के द्वारा व्यक्ति के इस कार्य करने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, अगर उससे आंतरिक शांति और सुरक्षा संकट में पड़ती हो। किसानों के आंदोलन के कारण आप देख रहे हैं कि बाकी जो लोग हैं समाज के, उनको नाना असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है और बहुत से लोग भयग्रस्त भी हैं, क्योंकि भीड़ कब हिंसक हो जाए इस बात का पता नहीं चलता। तो इन आधारों पर मिल भी ये कहता है कि व्यक्ति की कार्य की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है। तीसरा आधार वो बताता है कि अगर सार्वजनिक कर्तव्य के पालन में अवरोध उपस्थित हो रहा हो, तो भी ऐसी स्थिति में व्यक्ति की उस कार्य की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है। जैसे एक सरकारी कार्मिक, किसी कार्यालय में काम करने वाला कार्मिक, जिसके पद से जुड़ा हुआ दायित्व है, किसी कार्य को संपन्न करने के लिए, किसी सेवा को मुहैया कराने के लिए उसे उस पद पर तैनात किया गया है। जैसे पुलिस ऑफिसर को ले लीजिए या अन्य विभिन्न विभागों में कार्य करने वाले कार्मिकों, अधिकारियों की स्वतंत्रता की बात अगर हम करें, अगर वो ये दुहाई दें कि नागरिक होने के नाते उनको ये आज़ादी प्राप्त है, ये स्वतंत्रता प्राप्त है कि वो जब चाहे तब ऑफिस में पहुंचें, जितना मन हो उतना कार्य करें, जैसे मन हो वैसे कार्य करें, तो यहाँ पर उनकी ये स्वतंत्रता राज्य के द्वारा प्रतिबंधित की जा सकती है, क्योंकि उनके इस रवैये के कारण उस सार्वजनिक कर्तव्य के पालन में बाधा पहुंच रही है, जिस सार्वजनिक कर्तव्य के पालन के लिए उन्हें नियुक्त किया गया है। अगर पुलिस कार्मिक अपनी स्वतंत्रता की दुहाई देते हुए मनमाने ढंग से कार्य करेगा, तो वो आंतरिक शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में सफल नहीं होगा। वहां पर सार्वजनिक कर्तव्य के पालन में बाधा पहुंचेगी उसकी एक कार्यगत स्वतंत्रता, जैसा वो परिभाषित कर रहा है अपनी स्वतंत्रता को, उसके कारण। तो इस लिहाज से भी राज्य और समाज उसकी स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर सकते हैं। ये नियम बना सकते हैं कि इतने समय, और बनाते भी हैं कि इतने समय से इतने समय तक आपको कार्यालय में उपस्थित रहना है या फील्ड में जहां भी आपकी ड्यूटी लगाई गई है वहां पर आपको उपस्थित होना है और अपने कर्तव्य का पूरी तरह से पालन करना है। तो ये ऐसी स्थिति है, ये ऐसा आधार है जिसके आधार पर व्यक्ति की कार्यगत स्वतंत्रता को
राज्य और समाज सीमित कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। यानी यहाँ पर व्यक्ति को पूर्ण आजादी प्राप्त नहीं हो सकती। जैसे कि वैचारिक स्वतंत्रता के अंतर्गत मिल ने स्वीकार किया कि वैचारिक स्वतंत्रता पूर्ण होनी चाहिए, उस पर राज्य और समाज के द्वारा किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। यहाँ तक कि वो कहता है कि सनकी व्यक्ति को भी पूरी तरह वैचारिक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, क्योंकि ऐसी स्वतंत्रता न केवल व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है, सच को जानने के लिए आवश्यक है, बल्कि संपूर्ण समाज के विकास के लिए भी ये जरूरी है कि स्वतंत्र विचार प्रक्रिया, स्वतंत्र अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित किया जाए। लेकिन ऐसी स्वतंत्रता यानी पूर्ण स्वतंत्रता कार्य के क्षेत्र में नहीं दी जा सकती। इन 3 आधारों पर उसने कार्यगत स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने की बात कही है। चौथा आधार वो बताता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने किसी कार्य से स्वयं अपने ही व्यक्तित्व को हानि पहुंचाता है, तो भी ऐसा करने की स्वतंत्रता, ऐसा करने की छूट उसे नहीं दी जा सकती। अगर कोई व्यक्ति ये दुहाई दे कि उसका शरीर अपना है, उसका मन अपना है, वो जो चाहे उसके साथ वैसा कर सकता है, उसको हानि भी पहुंचा सकता है, तो ऐसा करने से समाज उसे रोक सकता है, क्योंकि व्यक्ति का व्यक्तित्व, व्यक्ति का वजूद सिर्फ उसके अपने लिए नहीं है, वो समाज का एक अभिन्न अंग है, समाज का एक उपयोगी प्राणी है। ऐसी स्थिति में स्वयं व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व को नष्ट करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। तो अगर वो कोई ऐसा कार्य करता है जिससे उसका व्यक्तित्व विकास बाधित होता हो, तो राज्य और समाज उसे ऐसा करने से रोक सकते हैं। तो कार्यगत स्वतंत्रता को वो समाज और राज्य द्वारा नियंत्रित किए जाने की बात कहता है। लेकिन उन्हीं कार्यों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है जिन कार्यों का संबंध दूसरे व्यक्तियों से है। आचरण का जो भाग स्वयं उससे संबंधित है, यानी वो कार्यगत स्वतंत्रता जो स्वयं उससे ही संबंधित है, किसी और से संबंधित नहीं है, उसकी स्वतंत्रता पूर्ण है। और इसी आधार पर मिल ये कहता है कि व्यक्ति अपने शरीर पर, अपने मस्तिष्क पर और अपनी आत्मा पर संप्रभु है। जब तक दूसरे लोग या सार्वजनिक जीवन उसके कार्यों से प्रभावित न होता हो, दुष्प्रभावित न होता हो, तब तक व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार कार्य करने की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। अपने शरीर के विषय में, अपने मस्तिष्क के विषय में और अपनी आत्मा के विषय में व्यक्ति पर सिर्फ व्यक्ति का निर्देश, व्यक्ति का आदेश ही चलता है, ऐसा मिल ने माना। तो स्वतंत्रता के इन 2 रूपों की विवेचना की गई मिल के द्वारा, वैचारिक स्वतंत्रता और कार्यगत स्वतंत्रता। बहुत तार्किक ढंग से स्वतंत्रता की विवेचना करने के बावजूद आलोचकों की आलोचना से बच नहीं सका मिल, और कई आधारों पर आलोचक उसकी स्वतंत्रता की धारणा की आलोचना करते हैं। जैसे आलोचक ये कहते हैं कि मिल ये मानता है कि व्यक्ति अपनी आत्मा, अपने मस्तिष्क और अपने ऊपर संप्रभु है। इसका मतलब होता है कि व्यक्ति अपने हितों का सर्वोत्तम निर्णयकर्ता स्वयं है। उसके इस वाक्य से यही ध्वनित होता है कि हर व्यक्ति ये खुद निर्णय करने में सक्षम है कि उसका हित किन कार्यों को करने में है और किन कार्यों को करने में उसका अहित है। समाज और राज्य को इस विषय में चिंता करने की जरूरत नहीं है। व्यक्ति खुद इतनी क्षमता रखता है
कि वो अपने विषय में भला बुरा सोच सके और उसके अनुसार निर्णय ले सके। आलोचक ये कहते हैं कि व्यावहारिक दृष्टि से हमेशा ऐसा संभव नहीं होता कि व्यक्ति अपने विषय में अच्छा निर्णय खुद ही कर सके, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो दिनों दिन जटिल होता जा रहा है और व्यक्ति की आवश्यकताएं, आकांक्षाएं बढ़ती जा रही हैं। उसकी बौद्धिक जरूरतें, उसकी भौतिक जरूरतें और नैतिक आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं, जटिल होती जा रही हैं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसे समाज के, राज्य के सहयोग की जरूरत होती है। इसीलिए संगठित रूप में आजकल राज्य और समाज के द्वारा ही व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, इसका निर्णय किया जाता है। और ये निर्णय कानूनों के माध्यम से किया जाता है, प्रथाओं के माध्यम से किया जाता है। व्यक्ति कैसी शिक्षा लेगा, शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी जिसमें व्यक्ति का संपूर्ण विकास हो सके, ये संगठित रूप में सोचा जाता है, विचारा जाता है, नीतियां तैयार की जाती हैं राज्य के द्वारा। आजकल आप देख रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय हर तरह से इस कोशिश में लगा हुआ है कि ऐसी नीति तैयार की जाए जिससे समाज के सभी वर्गों के विद्यार्थियों को अधिकाधिक लाभ मिल सके, अधिकाधिक ज्ञानार्जन कर सके, वो उस शिक्षा के माध्यम से रोजगार प्राप्त कर सके और उनका नैतिक विकास भी संभव हो सके। तो ये बात व्यक्ति की अपेक्षा समाज और राज्य ही अधिक अच्छी तरह समझ सकते हैं कि व्यक्ति का हित किन कार्यों को करने में है और किन कार्यों को नहीं करने में उसका हित है। तो मिल का ये विचार कि व्यक्ति को छोड़ दो, राज्य व्यक्ति को छोड़ दे, जैसा कि अधिकांश व्यक्तिवादियों का विचार है, लेसिस फेरे की नीति में विश्वास करते हैं व्यक्तिवादी कि राज्य को व्यक्ति के जीवन में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति अपने हितों का स्वयं ही बहुत अच्छा निर्णायक है। लेकिन आलोचक ये मानते हैं ऐसा आजकल के जीवन में व्यावहारिक दृष्टि से संभव नहीं है कि व्यक्ति अपने हित के विषय में स्वयं बिना समाज का सहयोग लिए, बिना राजकीय नीतियों का सहयोग लिए खुद ही सर्वोत्तम निर्णय कर सके। तो इस आधार पर आलोचक मिल की स्वतंत्रता की धारणा की आलोचना करते हैं। दूसरे आलोचक ये भी मानते हैं कि मिल ने वैचारिक स्वतंत्रता का अधिकार सनकी लोगों को भी प्रदान करने की बात कही है। इसका विरोध करते हुए सर लेस्ली स्टीफेन, प्रोफेसर मैककन, ये विद्वान ये मानते हैं कि झक्की लोगों को या सनकी लोगों को सुकरात और ईसा मसीह जैसे दिव्य पुरुषों की श्रेणी में रखकर उनको वैचारिक स्वतंत्रता प्रदान करना इन महान व्यक्तित्वों की महानता को न समझ पाना है। मिल ने कहा था ना कि वैचारिक स्वतंत्रता समाज में सनकी लोगों को भी मिलनी चाहिए, क्योंकि एक समय था जब सुकरात और ईसा मसीह जैसे लोगों को भी उनके समय में समाज के द्वारा सनकी माना जाता था। आलोचक ये कहते हैं कि ये ऐसे महापुरुष हैं जिनको सनकी नहीं कहा जा सकता। सनकी कहना इनके व्यक्तित्व का अपमान करना है। तो इस आधार पर भी आलोचक आलोचना करते हैं। प्रोफेसर वाहन का ये कहना है कि मिल ने मानवीय कार्यों को स्व संबंधी और पर संबंधी श्रेणी में विभाजित किया है कि मनुष्य के कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनका संबंध निहायत उसके निजी जीवन से होता है और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनका संबंध समाज के अन्य लोगों से होता है, उनका प्रभाव समाज के अन्य लोगों पर पड़ता है।
प्रोफेसर वाहन कहते हैं कि ये विभाजन एक बचकाना कार्य है, क्योंकि अगर हम गहराई से देखें तो मानव जीवन का कोई भी कार्य ऐसा नहीं होता जिसके परिणाम केवल कार्य करने वाले व्यक्ति तक ही सीमित रहें। जैसे मैंने आपको बताया, शराब पीना प्राथमिक रूप में देखने पर व्यक्तिगत कार्य लगता है, लेकिन ज्यादा मदिरापान करने से व्यक्ति समाज का उपयोगी सदस्य नहीं रह जाता, उसका स्वास्थ्य दुष्प्रभावित होता है और फिर धीरे धीरे उसके स्वास्थ्य के दुष्प्रभाव का असर उसके परिवार पर, उसके परिवार की आर्थिक स्थिति पर, परिवार की नैतिकता पर और धीरे धीरे बढ़ते हुए वो समाज की नैतिकता को, समाज की शांति को दुष्प्रभावित करने लगता है और उसका खामियाजा परिवार के साथ साथ समाज को भी भुगतना पड़ जाता है। तो ऐसी कोई विभाजक रेखा नहीं खींची जा सकती कार्य के विषय में कि ये कार्य निहायत व्यक्तिगत है और ये कार्य सार्वजनिक है, यानी इस कार्य का संबंध दूसरों से है, दूसरों पर इसका प्रभाव पड़ता है। आज के जटिल सामाजिक जीवन में ऐसी विभाजक रेखा नहीं खींची जा सकती। तो ऐसी स्थिति में जब हम स्व संबंधी और पर संबंधी कार्यों में विभाजन ही नहीं कर सकते, तो ये कैसे कह सकते हैं कि पर संबंधी कार्यों पर नियंत्रण होना चाहिए समाज और राज्य का और स्व संबंधी कार्यों पर कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ आलोचक ये भी कहते हैं कि मिल ने वैचारिक स्वतंत्रता का समर्थन किस आधार पर किया है। वो कहता है सत्य के उद्घाटन के लिए विचार की स्वतंत्रता जरूरी है। आलोचक ये कहते हैं कि व्यवहार में हर व्यक्ति के अंदर इतनी बौद्धिक क्षमता नहीं होती कि वो किसी विषय के बारे में, किसी सार्वजनिक विषय के बारे में विभिन्न पक्षों पर तर्क वितर्क कर सके। हर व्यक्ति में इतनी क्षमता नहीं होती और अगर हर व्यक्ति को छोटी छोटी बातों पर भी तर्क करने का अधिकार दे दिया जाए तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, क्योंकि तब राज्य जो भी कानून बनाएगा, जैसा भी कानून बनाएगा, हर व्यक्ति उसे मानने के बजाय उसका विरोध करने लग जाएगा और राज्य के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी सार्वजनिक शांति और सुव्यवस्था को स्थापित करने की। तो ये बात सैद्धांतिक रूप से तो सही लगती है कि हर व्यक्ति को तर्क वितर्क करने का, विचार करने का, विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार मिलना चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। सत्य को जानने के लिए ये जरूरी होता है, लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से देखने पर यह पता चलता है कि समाज के बहुत बड़े भाग में इतनी बौद्धिक क्षमता नहीं होती कि वो सार्थक विचार विमर्श कर सके। ऐसी स्थिति में वो अपनी वैचारिक स्वतंत्रता की दुहाई देते हुए यदि हर कार्य का, हर कानून का, हर निर्णय का विरोध करने लगे तो ये स्थिति राज्य और समाज के लिए अच्छी नहीं होगी, क्योंकि तब हर बात पर गतिरोध उत्पन्न हो जाएगा, कार्य संपन्नता में बाधा पहुंचेगी, हम किसी अंतिम परिणाम तक नहीं पहुंच पाएंगे, समाज एक खास स्तर तक ही विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करने में उलझा रह जाएगा, प्रगति का पहिया आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। तो इस आधार पर भी आलोचक इसकी आलोचना करते हैं। और जो सबसे बड़ा आरोप मिल की स्वतंत्रता संबंधी धारणा पर लगाया जाता है वो ये कि मिल की जो स्वतंत्रता की धारणा है वो पूरी तरह निषेधात्मक है। वो केवल इस बात पर विचार करता है कि व्यक्ति के विचारों पर, व्यक्ति के कार्यों पर कोई प्रतिबंध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। वो ये नहीं बता पाता कि वास्तव में स्वतंत्रता है क्या चीज और इसकी प्राप्ति के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां राज्य के द्वारा प्रदान की जानी चाहिए।
आज ये माना जाता है कि स्वतंत्रता एक सकारात्मक स्थिति का नाम है, जिस सकारात्मक स्थिति के अंतर्गत व्यक्ति को उन कार्यों को करने की छूट दी जाती है और राज्य उन्हें वो परिस्थितियां प्रदान करता है जिन परिस्थितियों के अंतर्गत रहकर वो अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर पाते हैं। यानी प्रकारांतर से राज्य के द्वारा अधिकार मुहैया कराए जाते हैं व्यक्ति को, तभी व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का भरपूर प्रयोग करके अपने व्यक्तित्व का विकास कर पाता है। इस सकारात्मक स्थिति पर आगे चलकर टी.एच. ग्रीन के द्वारा बहुत विस्तार से प्रकाश डाला गया। यानी ग्रीन स्वतंत्रता की धारणा के साथ साथ अधिकारों को सम्मिलित करता है, लेकिन मिल के चिंतन में अधिकारों की ये धारणा नहीं है। वो केवल स्वतंत्रता को निगेटिव रूप में परिभाषित करता है, प्रतिबंधों के अभाव के रूप में परिभाषित करता है। अधिकारों की धारणा नहीं होने से उसकी स्वतंत्रता की धारणा वास्तविक रूप ग्रहण नहीं कर पाती। और इसी कारण से प्रोफेसर बार्कर ने लिखा कि मिल उसकी बचत के लिए काफी गुंजाइश छोड़ देने पर भी हमें खोखली स्वतंत्रता और काल्पनिक व्यक्ति का ही पैगंबर लगता है। अक्सर इस कोटेशन के आधार पर एग्जामिनेशन में प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि मिल एक खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर है, विवेचना कीजिए। तो इस उदाहरण का मतलब यही है कि मिल की स्वतंत्रता की धारणा निषेधात्मक है। उसकी स्वतंत्रता की धारणा के साथ अधिकारों की धारणा जुड़ी हुई नहीं है। वो उन परिस्थितियों की बात नहीं करता जिन परिस्थितियों के अंतर्गत रहकर व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का सही उपभोग कर सकता है और उस स्वतंत्रता का सुपरिणाम प्राप्त कर सकता है। तो प्रोफेसर बार्कर ने उसको खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर कहा है। बार्कर ये भी कहते हैं कि मिल समाज की ऐसी कोई पूर्ण कल्पना नहीं कर पाया जिसमें राज्य और व्यक्ति का जो अंतर है, मिथ्या अंतर, वो अपने आप समाप्त हो जाता है। यानी राज्य और व्यक्ति परस्पर विरोधी नहीं है, बल्कि दोनों पूरक हैं और दोनों एक दूसरे के विकास के लिए कार्य करते हैं। आज ये माना जाता है कि राज्य के अभाव में, राज्य द्वारा प्रदत्त परिस्थितियों के अभाव में व्यक्ति अपना संपूर्ण विकास कतई नहीं कर सकता। तो मिल की स्वतंत्रता की धारणा में ये कुछ कमियां रह गईं जिनको आलोचकों ने उजागर किया, लेकिन इसके बाद भी उसका जो स्वतंत्रता का दर्शन है, स्वतंत्रता की धारणा है, खासतौर से जो वैचारिक स्वतंत्रता की धारणा है, वो अनोखी है और ये एक बहुत बड़ा योगदान है राजनीतिक दर्शन के क्षेत्र में जॉन स्टुअर्ट मिल का। तो ये थी उसकी स्वतंत्रता की धारणा। अब हम देखेंगे कि प्रतिनिधि शासन के विषय में मिल के क्या विचार हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल, जैसा आप जानते हैं, एक ब्रिटिश दार्शनिक है और ग्रेट ब्रिटेन दुनिया का पहला आधुनिक लोकतांत्रिक देश है। संसदीय जनतंत्र की शुरुआत वहीं सबसे पहले हुई। तो ब्रिटेन में पला बढ़ा होने के कारण मिल वहां की शासन व्यवस्था से, वहां के लोकतंत्र से बहुत प्रभावित था और स्वाभाविक रूप से वो इसका समर्थन भी करता है, क्योंकि वो ये मानता है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली सर्वश्रेष्ठ है। हालांकि वो ये भी मानता है कि लोकतंत्र वहीं सफल हो सकता है जहां के नागरिक बौद्धिक और नैतिक दृष्टि से उत्कृष्ट होते हैं, जहां के नागरिक जागरूक होते हैं।
लोकतांत्रिक शासन का समर्थन उसने जोरदार शब्दों में किया और ये कहा कि इतिहास इस बात का साक्षी है कि स्वतंत्र मनुष्य और उनका समाज निरंकुश शासन के स्थान पर जनतांत्रिक व्यवस्था में ही अधिक समृद्ध हुए हैं। यानी निरंकुश तंत्र की तुलना में लोकतंत्र बहुत अच्छी शासन व्यवस्था है, क्योंकि इसी व्यवस्था के अंतर्गत, लोकतंत्र के अंतर्गत ही व्यक्ति के अधिकार सुरक्षित रहते हैं और उसकी सर्वोच्च बौद्धिक और नैतिक क्षमता का विकास होता है। निरंकुश तंत्र में व्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचल दिया जाता है, प्रतिबंधित कर दिया जाता है, उसकी बौद्धिक शक्ति को नियंत्रित कर दिया जाता है। जैसा आप अनुभव कर रहे होंगे, विभिन्न जो निरंकुश व्यवस्थाएं हैं, उनके अंतर्गत जो नागरिक शासित हैं, उनकी क्या स्थिति है। चाइना देख सकते हैं आप, या पूर्व सोवियत संघ देख सकते हैं। बौद्धिक जीवन को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया जाता है शासकों के द्वारा। अनुशासन तो बहुत रहता है, कार्य भी बहुत होते हैं। विकास की बात अगर हम करते हैं तो इन अधिनायकवादी देशों में विकासात्मक कार्य बड़ी तेजी से होते हैं, भौतिक विकास के कार्य। लेकिन बौद्धिक विकास पूरी तरह कुंठित होता है, क्योंकि व्यक्ति उसी दिशा में सोच सकता है, उसी दिशा में कार्य कर सकता है जिसका निर्देश शासक के द्वारा दिया जाए। स्वतंत्र विकास का अवसर इन व्यवस्थाओं में नागरिकों को नहीं प्रदान किया जाता। ये लोकतंत्र ही है जहां हर व्यक्ति को कार्य करने की, विचार करने की हर संभव सीमा तक आजादी प्रदान की जाती है। तो उसकी इसी विशेषता के कारण जॉन स्टुअर्ट मिल ने लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली के रूप में मान्यता प्रदान की। वो स्वयं ब्रिटेन का नागरिक था, ब्रिटेन की लोकतांत्रिक व्यवस्था का, और उस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत उसने जैसी वैचारिक और कार्यगत स्वतंत्रता का अनुभव किया, उसी अनुभव के आधार पर उसने ये बात कही। लेकिन लोकतंत्र का समर्थक होने के बावजूद वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के स्थान पर प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र का समर्थक है। लोकतंत्र के दो रूप होते हैं, आप जानते हैं। प्रत्यक्ष रूप, जिसके अंतर्गत आम जनता स्वयं नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन की प्रक्रिया में भाग लेती है, और दूसरा अप्रत्यक्ष रूप, जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और उन प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन कार्य में भाग लेती है। जहां तक मिल की बात है, मिल प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बजाय प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र का समर्थक है, और अपनी पुस्तक कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में उसने प्रतिनिधि शासन की व्याख्या की है और ये कहा है कि प्रतिनिध्यात्मक शासन वो व्यवस्था होती है जिसमें पूरा का पूरा जन समुदाय या जन समुदाय का अधिकांश भाग अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से अंतिम नियंत्रण शक्ति अर्थात संप्रभुता का प्रयोग करता है। लोकतंत्र में संप्रभु सत्ता किसके हाथ में मानी जाती है? आम जनता के हाथ में। आप देखते हैं कि भारत के संविधान में जो शब्दावली प्रयुक्त की गई है, क्या है वो? हम भारत के लोग। भारत का ये संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यानी संविधान और शासन व्यवस्था किसी एक व्यक्ति की नहीं, किसी एक वर्ग विशेष की नहीं, बल्कि सभी लोगों की है, हम लोगों की है, सम्मिलित रूप में पूरी जनता की है। यानी देश के विषय में निर्णय करने का अंतिम अधिकार, निर्णय करने की अंतिम सत्ता किसके हाथ में है? आम जनता के हाथ में है। और आम जनता अपनी इस सत्ता को समय समय पर होने वाले निर्वाचनों के माध्यम से मताधिकार का प्रयोग करके अपनी प्रतिनिधियों को चुनकर इस संप्रभु सत्ता का प्रयोग
करती है। ये प्रतिनिधि शासन की खासियत होती है। तो प्रतिनिधि शासन को यानी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को मिल ने बहुत महत्वपूर्ण माना। हालांकि अपने समय में उसने देखा था कि ब्रिटिश जनतंत्रीय व्यवस्था में, ब्रिटिश प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र में कुछ कमियां आ गई हैं, कुछ दोष हैं। उन दोषों को अगर दूर कर दिया जाए तो प्रतिनिधि शासन यानी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र और भी ज्यादा कारगर साबित हो सकता है। तो बाकायदा उसके द्वारा प्रतिनिधि शासन में सुधार के सुझाव दिए गए हैं। किन किन क्षेत्रों में सुधार अपेक्षित है, इसकी विस्तृत विवेचना उसके द्वारा की गई है। सबसे पहले वो कहता है कि संसदीय व्यवस्था में यानी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो विधायिका होती है, जो संसद होती है, उसके गठन और उसके कार्य के विषय में सुधार की जरूरत है। क्या सुधार की जरूरत है? मिल ये कहता है कि पहली बात तो ये है कि जो संसद बनाई जाती है लोकतंत्र में, जहां पर जनप्रतिनिधि चुनकर जाते हैं, वो संसद 2 सदनों वाली होनी चाहिए। उसके 2 सदन होने चाहिए। क्यों? वो कहता है कि एक सदन, जो प्रथम सदन है, उसका निर्माण जन सामान्य के प्रतिनिधियों से किया जाना चाहिए। यानी उस सदन में जनता द्वारा सीधे चुने हुए प्रतिनिधि रहने चाहिए। और जो दूसरा सदन है, उस सदन को ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए जो राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए हुए हों, जिन्हें उस क्षेत्र का विशेष अनुभव हो, विशेष ज्ञान हो, और उस ज्ञान और अनुभव के आधार पर उन्होंने उस क्षेत्र में विशेष उपलब्धि प्राप्त की हो। तो इस तरह से इन दोनों सदनों की व्यवस्था करने से और इन दोनों सदनों में अलग-अलग लोगों को सदस्यता प्रदान करने से लोकतंत्र अधिक सुधरा हुआ हो सकता है। यानी लोकतंत्र में संख्या और योग्यता दोनों का समन्वय हो सकता है। अगर केवल सीधे तौर पर जनता से चुने हुए प्रतिनिधि ही संसद में जाएंगे और जनप्रतिनिधि उतने योग्य नहीं होंगे, क्योंकि इलेक्शन लड़ने के लिए आमतौर पर किसी शैक्षणिक योग्यता की जरूरत नहीं होती, किसी प्राविधिक ज्ञान की जरूरत नहीं होती। कोई भी व्यक्ति जनता के बीच लोकप्रिय होकर उसका वोट हासिल करके संसद में पहुंच सकता है। लेकिन संसद का सदस्य बन जाना एक बात है और शासकीय कार्यों को संपन्न करना दूसरी बात, क्योंकि शासकीय कार्यों को करने के लिए, निर्णय संबंधी कार्यों को करने के लिए, नीतियों के निर्माण के लिए भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में तकनीकी ज्ञान की जरूरत होती है, शिक्षा की आवश्यकता होती है। तो ऐसी स्थिति में अगर दूसरे सदन में राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव रखने वाले, ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों को स्थान दिया जाएगा, तो जनप्रतिनिधियों की साधारण योग्यता की जो कमी है वो दूर की जा सकेगी और लोकतंत्र में संख्या और गुण का अच्छा मेल हो सकेगा। तो ये महत्वपूर्ण सुझाव संसद के गठन के विषय में जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा दिया गया। दूसरा मिल का सजेशन संसद के विषय में ही ये था कि संसद जो कार्य करती है, मिल ये कहता है कि संसद को खुद कानून बनाने का कार्य नहीं करना चाहिए। आजकल विभिन्न देशों में संसदें क्या कार्य करती हैं? कानून बनाने का कार्य करती हैं। ये उनका मुख्य कार्य है। लेकिन मिल ये कहता है कि कानून बनाना एक जटिल कार्य है। कानून बनाने की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है
और इस प्रक्रिया को विधि विशेषज्ञ ही पूरा कर सकते हैं, इसे अपना सकते हैं, वो ही अच्छा कानून बना सकते हैं। आम जनता के प्रतिनिधि जो संसद में पहुंचते हैं चुनकर, उनके द्वारा कानून निर्माण का कार्य अच्छी तरह नहीं किया जा सकता। ये कार्य कौन कर सकता है? जो कानून के जानकार हैं, जो कानून के विशेषज्ञ हैं, वो ही इस काम को पूरा कर सकते हैं। तब फिर संसद क्या कार्य करेगी? मिल ये कहता है कि संसद का कार्य केवल विधि विशेषज्ञों द्वारा बनाए गए कानूनों को स्वीकार या अस्वीकार करना होना चाहिए। एक तो ये काम संसद करे और दूसरे संसद शासन को नियंत्रित करे। जो कार्यपालिका के सदस्य हैं, जो कानूनों को क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं, उनको नियंत्रित करने का कार्य जनप्रतिनिधियों की संस्था यानी संसद को करना चाहिए, ताकि वो सत्ता का दुरुपयोग ना कर सके। तीसरा सजेशन मिल इस संबंध में ये देता है कि जितने भी सांसद होते हैं उनको वेतन भत्ता नहीं दिया जाना चाहिए। सांसदों के वेतन भत्ते को लेकर बहुत ज्यादा समय समय पर विवाद होता रहता है कि एक बार सांसद या विधायक बन जाने पर भी आजीवन पेंशन मिलती है या एक मोटी धनराशि उनके वेतन और भत्तों पर खर्च की जाती है, जबकि वो उसके लिए उतने योग्य नहीं होते। मिल ये तर्क देता है कि अगर सांसदों का वेतन भत्ता निर्धारित कर दिया गया तो सांसद व्यावसायिक राजनीतिज्ञ हो जाएंगे, यानी राजनीति को वो अपना एक पेशा बना लेंगे कि राजनीति में घुस जाने पर, सांसद बन जाने पर उन्हें वेतन और भत्ता मिल जाएगा। ऐसी स्थिति में वो जन सेवा के कार्य को भूल जाएंगे। वो हमेशा लाभ हानि की दृष्टि से विचार करेंगे। जनता की सेवा जो राजनीतिज्ञों का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है, प्रमुख कार्य माना जाता है, वो उसको एक व्यवसाय का रूप दे देंगे और व्यवसाय का रूप प्राप्त होने से जन कल्याण की साधना नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से संसद के गठन और उसके कार्य के विषय में महत्वपूर्ण सुझाव मिल के द्वारा दिए गए। आगे उसने निर्वाचन पद्धति के विषय में बहुत सारे सजेशंस दिए, जिनको हम अगली क्लास में देखेंगे।